हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स। पिछले लेक्चर में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े थे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकल के आएगा। वहाँ पर निकाला था E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, वहाँ निकाला था E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जब कोई एक पॉइंट चार्ज रहेगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर हो गया पॉइंट चार्ज के कारण। इसके बाद आता है कि जब एक चार्ज से अधिक रहेगा, 2 गो रहेगा, 3 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, इसका मतलब हुआ सिस्टम ऑफ चार्ज रहेंगे, मल्टीपल ऑफ चार्ज रहेगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद का ही लेक्चर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ ए चार्ज, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करते चलिएगा। आज हम लोग लेक्चर में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ ए चार्ज, जो आपके साक्षात सामने दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इसका मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक चार्ज रहेगा तो उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट पर कितना निकल कर आएगा। आपको चार्ज का प्रॉपर्टी याद होगा कि जब सेम चार्ज रहेगा तो वहाँ पर रिपल्सिव नेचर होता था, जब अपोजिट चार्ज रहेगा तो वहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर होता था। उसी का चार्ज का प्रॉपर्टी के देखते हुए काम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, यदि सेम चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, वहाँ अपोजिट चार्ज रहेगा तो फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। क्योंकि सेम चार्ज होगा तो वहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन होगा रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट चार्ज रहेगा तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग होगा, परंतु जब नेगेटिव चार्ज होगा जिधर फोर्स लगेगा उधर उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके बाद का आता है, यहाँ पर दिया हुआ है एक पी पॉइंट है, इसके सराउंडिंग चारों तरफ Q1 Q2 Q3 Qn Q4 Q डॉट डॉट Qn तक चार्ज होगा। कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज होगा Q नॉट, यहाँ से एक्सपेरिमेंटर करेगा कि Q1 के कारण P पॉइंट पर क्या चार्ज होगा, कौन सा फोर्स लगेगा। फिर Q2 कारण P पॉइंट पर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, Q3 पर P पॉइंट का फोर्स वैल्यू कितना होगा, डॉट डॉट। इसी प्रकार से यदि Qn चार्ज रहेगा, नंबर ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा रहेगा, तो P पॉइंट पर कितना होगा फोर्स। बारी बारी से Q1 चार्ज कारण फोर्स निकालेंगे F1, Q2 चार्ज कारण निकालेंगे फोर्स F2, Q3 चार्ज कारण निकालेंगे। इसी प्रकार से सिमिलरली काम करते जाएंगे। तो यही चीज लिखा हुआ है, सपोज डैट द चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आर एक्सट्रैक्टेड फोर्स, इस पर फोर्स लगाता है F1 F2 F3 Fn डॉट डॉट टेस्ट चार्ज। इसका मतलब हुआ टेस्ट चार्ज पर Q1 के कारण F1 फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पर Q2 कारण F2 फोर्स लगेगा, Q3 के कारण टेस्ट चार्ज पर F3 फोर्स लगेगा, Qn के कारण P पॉइंट पर Fn फोर्स लगेगा। Q1 और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस R1 दिया हुआ है, Q2 और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस R2 दिया हुआ है, Q3 और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस R3 दिया हुआ है, Qn टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस R4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो चार्जों के बीच में पहले कूलम्ब फोर्स यूज करेंगे। कूलम्ब फोर्स वाला फॉर्मूला तो लोगों को पता होगा, बताया था पिछले वाले वीडियो में, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर वेयर के इज कूलम्ब कांस्टेंट, जो याद रखना होता है वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, के का वैल्यू पिछले क्लास में बताया था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो नहीं तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिएगा कूलम्ब्स लॉ, तो वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप ध्यान से उसको देखकर पढ़ लीजिएगा और वीडियो को नोट्स कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। के बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला था के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर हमने निकाला है, पहला लिखा हुआ ई फोर्स F1 ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q1। इसका मतलब हुआ टेस्ट चार्ज Q नॉट के कारण Q नॉट पर Q1 चार्ज कारण फोर्स का वैल्यू F1 निकालना। हम लोग को फॉर्मूला पता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो पहला Q1 जहाँ पर Q1 ले लिया, Q2 जहाँ पर टेस्ट चार्ज
क्यू नॉट ले लिया तो एफ बराबर हो गया F1 बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जब हो गया के Q1 Q0 बटा R1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगला अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल का आएगा E1 बराबर F1 बटा टेस्ट चार्ज ऐड कर दिया। F1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर फोर्स F1 निकाले हैं, यदि F2 यहाँ पर होगा तो F2 फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू पुट कर दिया के Q1 Q0 बटा R1 का स्क्वायर बटा Q0। टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज खत्म हो गया, बचा के Q1 बटा R1 का स्क्वायर। ये निकल के आया फर्स्ट चार्ज Q1 के कारण फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E1। उसी प्रकार से निकालेंगे हम, E1 का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर E2 का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर E3 का वैल्यू निकल के आएगा, उसी प्रकार से En का वैल्यू निकल के आएगा। बात रहा क्या जरूरी है कि रेडियली आउटवर्ड जा सकता है? नहीं, यहाँ चार्ज का प्रॉपर्टी पर फॉलो करेगा। यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो आप लोगों को पता है कि इसका डायरेक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। उसी प्रकार से सिमिलरली E2 का वैल्यू के Q2 बटा R2 का स्क्वायर होगा, E3 का वैल्यू होगा के Q3 बटा R3 का स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ स्क्वायर होगा। उसके बाद En, उसके बाद R4 R5 निकालते जाएंगे, डॉट जाएंगे En तक के Qn बटा Rn का स्क्वायर होगा। अब बात आया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो पता होगा यदि सेम डायरेक्शन जाएगा तो वेक्टर सम कर देंगे, यदि कुछ अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड में से छोटा वाला मैग्नीट्यूड घटा देंगे। जैसे मान लिया जाए यदि E1 का वैल्यू इधर जा रहा है, E2 का वैल्यू इधर डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा, तो वेक्टर वहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देंगे। दोनों के बीच में 180 डिग्री रहने के कारण हमेशा घटाया जाता है, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो ज़्यादा वाले मैग्नीट्यूड में से कम वाले मैग्नीट्यूड घटा देंगे। तो ई नेट बराबर निकल के आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En तक। ध्यान दीजिएगा, ई नेट बराबर फॉर्मूला के सहारे से के Q1 बटा R1 का स्क्वायर, के Q2 बटा R2 का स्क्वायर, के Q3 बटा R3 का स्क्वायर, और डॉट डॉट इसी प्रकार से के Qn बटा Rn का स्क्वायर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर के दृष्टिकोण से बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होने वाली बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग चार्ज, इसका मतलब हुआ एक सर्कुलर रिंग के कारण हमको कोई पी पॉइंट पर, ध्यान समझिएगा, एक सर्कुलर रिंग होगा। सर्कुलर रिंग का मतलब हुआ ऐसा, आप लोग को लग रहा होगा कि सर्कुलर रिंग कैसा होगा, वहां पर तो रेडियस, यहाँ R रेडियस होगा तो जुटना चाहिए था। सर्कुलर रिंग करने का मतलब हुआ इस प्रकार से शेप रहेगा सर्कुलर रिंग का। तो आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस पर पी पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। एक सर्कुलर रिंग के कारण एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर दिखाया गया है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर रिंग इस प्रकार से है, पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो पता क्या करेंगे, पहले एक सर्कुलर रिंग पर एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। जब ऐसा मेथड आएगा, जब कोई चार्ज बॉडी पर, ठीक है, जब कोई रिंग पर सर्कुलर रिंग पर यूनिफॉर्मली रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज को रखा गया है, तो क्या करेंगे, कोई पी पॉइंट पर एक्सिस पर निकालना होगा। तो हमने क्या कर दिया, पी पॉइंट ले लिया और यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस ले लिया, और आप लोगों को पता होगा कि रिंग है तो रिंग का रेडियस होगा कितना, R। अब बात आ गया कि पूरा यूनिफॉर्मली रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या करना होगा, हर चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना बारी बारी से बहुत समय जाएगा। इसके लिए क्या कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया जिसका नाम है एलिमेंट्री चार्ज। बहुत छोटा चार्ज, चूहे की जैसा एक चार्ज होगा जिसका नाम होगा एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का सिंबल होता है DQ, और इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पर। देखिए क्या निकल कर आ रहा है, लिखा हुआ है कंसिडर रिंग ऑफ रेडियस R such that the charge Q uniformly distributed on the surface. Let elementary charge DQ on the circular ring and P point at a distance x from the center of circular ring. ध्यान दीजिएगा, जो हमने डिस्टेंस लिया, जो पार्ट लिया उसको दिखाया गया। पहला रेडियस कितना है, R है,
सच दैट द चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर लिखा लेट एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू ऑन द सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग पर एक चार्ज लिया गया है, उसका नाम है डी क्यू। एंड पी पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। एक्स डिस्टेंस लिया है जो सेंटर ऑफ रिंग से है। फिर लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू। इसका मतलब है एलिमेंट्री चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। तो ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं। तो छोटा सा चार्ज होगा तो छोटा सा फील्ड होगा, बड़ा चार्ज होगा तो बड़ा सा फील्ड क्रिएट करेगा। इसी प्रकार से डी बराबर हो गया डी के डी क्यू बटा आर स्क्वायर। उसके बाद का देखा जाए तो डी क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। यहाँ पर थीटा एंगल ले लिया है। तो देखो कि यहाँ पर जो डी है वो दो कंपोनेंट में टूटेगा, क्योंकि एक एक्स एक्सिस के साथ और दूसरा वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो पता होगा कि ऐसा जब मेथड होता है थीटा, और मान लीजिए बी वेक्टर है तो यहाँ पर बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, इसका मतलब हुआ सडा कॉस हटा साइन। जिसके साथ एंगल लगा हुआ रहेगा उसके साथ कॉस यूज करेंगे, जिसके साथ एंगल हटा हुआ रहेगा उसके साथ साइन यूज करेंगे। तो यही चीज लिखा हुआ है कि ब्रेक द इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट डी इज cos थीटा along the axis के along, and second component d cos theta perpendicular to the axis ये हो गया। फिर लिखा हुआ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैन बी कैंसल्ड ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा एक और फिगर छाप रहे हैं यहाँ पर। यदि मान लिया जाए यहाँ पर पी पॉइंट पर यहाँ से निकालेंगे तो इसके कारण भी यहाँ पर डी ई बनेगा, और इसके कारण डी ई कॉस थीटा ऊपर में जाएगा डी साइन थीटा। यहाँ नीचे जब लेंगे एलिमेंट्री पार्ट तो डी साइन थीटा ऊपर में भी है और डी साइन थीटा नीचे में भी है। तो आप लोग को पता है कि सेम वैल्यू और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा तो थीटा के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, और 180 डिग्री कोण बनेगा तो दोनों घटाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा। और इधर जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ एंगल थीटा का मान 0 डिग्री, और 0 डिग्री करने का मतलब जोड़ देंगे। तो वहां पर ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा ऊपर वाला, इसके कारण जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा वो कैंसिल हो जाएगा और डी कॉस थीटा बच जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैन बी कैंसल्ड ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी साइन थीटा। डी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा यहाँ पर डी का वैल्यू पुट कर दिया डी के डी क्यू बटा आर स्क्वायर, और बचा यहाँ पर के डी क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ध्यान से इस वीडियो को नोट कर लीजिएगा। इस लेक्चर को नोट करने के बाद थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, क्योंकि आगे भी पोर्शन खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद का फिर से चलेगा। देखिए यहां से निकल के आया ए नेट बराबर के डी क्यू बटा आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मैथमेटिकल फंक्शन है। अब यहाँ पर निकल के आया कॉस थीटा। अब बात आ गया कौन वेरिएबल है, तो यहाँ पर डी क्यू वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पहले। तो ई नेट बराबर हो जाएगा यहाँ पर के कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, और इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू को, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा तो निकल के आएगा यहाँ पर के कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर और इंटू क्यू होगा। उसके बाद का क्या होगा तो ई नेट बराबर यहाँ ध्यान दीजिएगा के क्यू बटा आर। आर का वैल्यू यहाँ से निकाल के देखिए तो इसका वैल्यू निकल आएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का पूरे पर होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा हमको। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकल का आएगा देखिए निकाल के बता रहे हैं। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहाँ पर देखिए बी कौन होगा, बी ए वाला होगा, पी ए वाला होगा और एच ए वाला होगा। इसका मतलब हुआ कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है।
तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स बटा क्या होगा आर होगा। यहाँ पर एक्स बटा आर कर दिया है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हम कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होगा एक्स बटा आर। आगे चलते हैं, ई नेट बराबर होगा के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर का वैल्यू वहाँ पुट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ दिया हुआ है। तो इसका होगा वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग को मैथ अच्छा से हल करने आता भी होगा। के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इसका पावर 1/2 होगा। अब दोनों आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। पे ध्यान से फॉर्मूला को नोट कीजिएगा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिहार बोर्ड का दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन, इससे हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से अगले भी लेक्चर में इसी का बात जस्ट पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से स्पेशल केस भी बनता है। स्पेशल केस भी क्या बनेगा, स्पेशल केस बनता है यहाँ से कि स्पेशल केस बन जाता है x ग्रेटर आर। यदि r के मान से x बड़ा होगा तब r टेंस टू 0, तो बन के आ जाएगा ई नेट बराबर के क्यू एक्स बटा r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुना 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ई नेट बराबर, इधर लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ई नेट बराबर के क्यू एक्स बटा एक्स क्यू कट जाएगा, ई नेट बराबर के क्यू बटा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ के क्यू बटा एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ जो सर्कुलर रिंग होगा वो एक पॉइंट चार्ज की भांति काम करेगा, और पॉइंट चार्ज का हम लोग पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, के क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर एक्स है। तो इस वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आने वाला जो लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।